नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का चैप्टर इतने विस्तार से खुलता है कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। तो आज आपको बताऊं पाठशाला में आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं। एक तो बागेश्वर बाबा के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर आया हूं। आज उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है धीरेंद्र शास्त्री जी से, और वो बातचीत हुई है उस मुद्दे को लेकर जो देश में बहुत गर्म है, रामचरितमानस का अपमान, प्रभु श्री राम का अपमान। बागेश्वर बाबा की वो नई बातें आपको दिखाऊंगा इस इंटरव्यू में जो कहीं उन्होंने, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। हिंदू एकता के लिए बागेश्वर बाबा की बड़ी प्लानिंग क्या है, आज इसके बारे में भी उन्होंने बताया। हिंदू राष्ट्र में कौन रह सकता है, कौन नहीं रह सकता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। वो इंटरव्यू अभी आपको दिखाऊंगा। साथ ही एलआईसी में लगा आपका पैसा कितना सुरक्षित है, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा, क्योंकि देश में माहौल यह बनाया जा रहा है कि अडानी के शेयर में नुकसान से एलआईसी के बड़े घाटे की वजह से आपका पैसा डूब गया है, आपका पैसा बर्बाद हो गया। जिन्होंने भी एलआईसी की पॉलिसी लेकर रखी है उन्हें आज ये चैप्टर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि तमाम आरोप, नए आरोप आए हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने सो कॉल्ड दोस्त अडानी के शेयर में एलआईसी का पैसा लगा दिया, अब वो पैसा डूब गया, अब आपका तो गया, आपने इतने दिन प्रीमियम भरा, सब खत्म। सच क्या है आज आपको बताऊंगा पाठशाला में। लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, फिर पहला चैप्टर और बागेश्वर बाबा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी होगा। कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र के दौरान हंगामा न हो, सदन की कार्रवाई में बाधा न आए, इसके लिए केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सबसे मतलब चर्चा की कि सुचारू रूप से सदन चलने दीजिए। बैठक में 27 दलों के नेता शामिल रहे। सरकार ने कहा कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही थी इतने दिन से, वो आज खत्म हो गई। श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में जनसभा हुई और वहीं पर यात्रा का दी एंड हुआ। समापन समारोह में कांग्रेस ने कई विपक्षी दलों को न्योता तो दिया था, जिनमें शिवसेना थी, जेडीयू थी, आरजेडी थी, लेकिन ये लोग शामिल नहीं हुए। यात्रा खत्म होने पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जाने के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों ने बीजेपी को कितनी इज्जत दी, लेकिन हम मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इस बयान पर बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो पहले क्यों बीजेपी के साथ आए थे। और यह बयान नीतीश कुमार ने कब दिया, जब एक दिन पहले बीजेपी ने, स्टेट इकाई ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हम जेडीयू के साथ नहीं जाएंगे। तो अब जेडीयू कह रही है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर मुर्तजा अब्बास ने हमला किया था, आपको याद होगा। उसको सजा का ऐलान हो गया है। एनआईए कोर्ट ने मुर्तजा अब्बास को फांसी की सजा सुनाई है। मुर्तजा ने अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था, जिसके बाद उस पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया था। पाकिस्तान के पेशावर में एक मस्जिद पर आत्मघाती हमला हुआ। आत्मघाती धमाके में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 147 से ज्यादा लोग घायल हो गए। धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। यह धमाका पेशावर पुलिस लाइंस के पास मौजूद एक मस्जिद में नमाज के बाद हुआ, जब आत्मघाती हमलावर ने मस्जिद के अंदर ही खुद को उड़ा लिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक धमाके की जिम्मेदारी तहरीके पाकिस्तान तालिबान ने ली। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें हिंदू एकता के खिलाफ साजिश का चैप्टर। इसमें आपको बताऊंगा कि बागेश्वर धाम वाले बाबा ने हिंदू एकता के खिलाफ साजिश रचने वालों को क्या संदेश दिया है। रामचरितमानस की चौपाइयों पर विवाद करने वालों को बागेश्वर धाम वाले बाबा ने क्या जवाब दिया है, और हिंदू एकता के लिए बागेश्वर सरकार कौन सी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, और यह विवाद क्यों हो रहा है। आजकल रामचरितमानस को लेकर विवाद बार बार उठ रहा है। इसी बीच बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री जी से, उन पर भी निशाना साधा गया। आपको ध्यान होगा, उनको भी लगातार निशाने पर लिया गया है। बीच में तो उनको धमकी भी आई कि 13वीं की तैयारी कर लो वगैरह वगैरह। हिंदू साधु संतों और हिंदू धर्म ग्रंथों को टारगेट करने की क्या सुनियोजित तरीके से साजिश हो रही है। रामचरितमानस की जिन चौपाइयों को लेकर विवाद किया जा रहा है, उनका सच क्या है।
ये सब आज मैं आपको बताऊंगा और हमारे साथ बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री भी होंगे। धीरेंद्र शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका, आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन पहले दर्शकों को दिखा देता हूं। हाथ में स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर भी थी और वो उनके नाम के नारे लगा रहे थे। पुलिस ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाले 10 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम है और इसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें सत्येंद्र कुशवाहा अरेस्ट हो गए, यशपाल सिंह लोधी अरेस्ट हो गए, देवेंद्र प्रताप यादव अरेस्ट हो गए, सुरेश सिंह यादव अरेस्ट हो गए और मोहम्मद सलीम अरेस्ट हो गया। लेकिन सवाल यह कि करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले बाकी 5 कब अरेस्ट होंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य कब अरेस्ट होंगे बॉस? नरेश सिंह कब अरेस्ट होंगे? सुजीत यादव, संतोष वर्मा, महेंद्र प्रताप यादव, ये लोग कब अरेस्ट होंगे? यूपी पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 142 यानी गैरकानूनी तरीके से जमा होने की धारा लगाई है, धारा 143 यानी किसी धर्म या वर्ग पर हमला करना, धारा 153A समाज के अलग अलग वर्गों के बीच दुश्मनी बढ़ाना, धारा 295 पूजा के स्थान को अपवित्र करना, धारा 295A जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काना, 298 ऐसे शब्द बोलना जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हों, धारा 504 जानबूझकर उकसाना और शांति को भंग करना, यह सब लगाया है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाना एक धार्मिक गंभीर अपराध है भाई। आपको याद होगा पंजाब में बेअदबी के मामले में क्या से क्या नहीं हो गया। आप किसी दूसरे धर्म को लेकर बोल के देखिए, क्या से क्या नहीं हो जाता है, मार काट हो जाती है। लेकिन हिंदू जो शांत है और उसको शांत रहना भी चाहिए, उसके साथ इस तरह से करना भी तो उचित नहीं है ना, उसकी भी तो भावनाएं हैं। ये सब जो कर रहे हैं इससे शांति नहीं भंग हो सकती, इसका खतरा नहीं होगा क्या? सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है भाई। इसलिए इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, इनके खिलाफ एनएसए के तहत केस दर्ज होना चाहिए, ताकि समाज में मैसेज जाए कि धर्म किसी का भी हो, उसका अपमान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामचरितमानस के खिलाफ पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया था। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने 22 जनवरी को बयान देकर कहा कि रामचरितमानस में कुछ चौपाइयां ऐसी हैं जो दलित और महिला विरोधी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर बैन की मांग की थी। एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य को सुन लीजिए, फिर आपको दिखाता हूं कि इस पर धीरेंद्र शास्त्री क्या कह रहे हैं। जिस तुलसीदास के रामायण का जिक्र आपने किया, उसके कुछ चौपाइयों के अंश ऐसे हैं जो कहीं न कहीं किसी बहुत बड़े वर्ग, बहुत सी जातियों को आहत करती हैं। जैसे एक चौपाई का अंश आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये बड़ाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, यानी अधम जाति में जिन जातियों का जिक्र किया, ये सभी हिंदू धर्म के पोषक हैं, सभी हिंदू हैं। तो वो कैसा धर्म है जो अपने ही धर्म के लोगों को नीच होने का सर्टिफिकेट देता हो? हम इसकी रचना कर रहे हैं। तो जो स्वांता सुखाय किताब लिखी गई है वो धर्म कैसे हो गया? लेकिन माना तो धर्म ग्रंथ जाता है, हिंदू धर्म से मानते कि धर्म ग्रंथ है तुलसीदास के रचित जो रामचरितमानस है। अब तो उसको कोई अब गाली किताब लिख नहीं सकता, तो इसको क्या बैन करना चाहिए क्या? स्वाभाविक रूप से जो आपत्तिजनक शब्द हैं उसको हटाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने हिसाब से व्याख्यान कर रहे हैं, लेकिन जैसे बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो कहा था और उसका अर्थ हमने आपको समझाया था कि सही अर्थ क्या है, वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य भी सही अर्थ नहीं समझ पा रहे या बता नहीं रहे। और सबके दिमाग में 2024 चल रहा है कि कैसे हिंदुओं में भी जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको अलग करो। और इनको कोई डिमोशन नहीं हो रहा। बिहार के शिक्षा मंत्री आज भी शिक्षा मंत्री हैं, उनको हटाया नहीं गया। स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन दे दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से। इससे तो यह क्लियर हो चुका है कि वो और समाजवादी पार्टी उनके बयान का समर्थन करते हैं। आज तो अखिलेश यादव ने खुद योगी आदित्यनाथ से रामचरितमानस की चौपाई पर सवाल कर दिया। एक बार अखिलेश यादव को भी सुन लीजिए, फिर बागेश्वर बाबा से बातचीत शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल में न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो? मुझे बताओ।
मुझे नहीं पता योगी आदित्यनाथ जी इसका क्या जवाब देंगे, और नेताओं के सवाल जवाब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी अपनी पॉलिटिक्स के लिए हिंदू धर्म को क्यों खींच के लाते हैं ये लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता। और अगर इतनी ही चिंता है, इतनी इन लोगों के अंदर जो है वो समाज के वर्गों की चिंता है, तो जरा पसमानदा मुसलमानों की भी बात करके दिखाए ना। वहां तो सब गायब हो जाते, लेकिन हिंदुओं की बात सब करते। साधु संतों का भी मानना है कि हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की साजिश हो रही है, और इसी वजह से रामचरितमानस जैसे धर्म ग्रंथ पर भी विवाद खड़ा किया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है। जो धर्म ग्रंथ घर घर में होता है, घर घर में पूजा जाता है, उस पर ऐसी टिप्पणियां की जा रही है। इसलिए आप ये समझिए कि रामचरितमानस का मामला कोई सामान्य बात नहीं है, यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला है। भगवान राम और रामचरितमानस करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, और यह आस्था कितनी गहरी है इसे समझने के लिए आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, जरा इसको गौर से देखिए। ये क्या है आपको पता है? ये वो शिलाग्राम शिलाएं हैं जिससे अयोध्या के राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति बननी है और दूसरी मूर्तियां बननी है। इन शिलाओं को नेपाल के पोखरा में काली गंडकी नदी से निकाला गया है, और नदी से 2 शिलाएं निकाली गई। इनका वजन 127 क्विंटल है। इन शिलाओं को सड़क के रास्ते 2 ट्रकों में लादकर अयोध्या ले जाया जा रहा है, और जहां जहां से ये विशाल शिलाएं गुजर रही हैं, वहां राम भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ रही। भक्त इन शिलाओं की पूजा कर रहे हैं, एक बार बस छू लेना चाहते हैं और धन्य मानते हैं खुद। यहां तक कि शिलाओं को ले जा रहे ट्रक के गुजरने के बाद सड़क की धूल को सिर माथे लगा रहे हैं। ये इस देश में भगवान श्री राम से कनेक्ट है लोगों का। अब आप सोचिए, जिस देश में भगवान राम में लोगों की इतनी गहरी आस्था है कि जिस पत्थर से भगवान राम की मूर्ति बनेगी उसको भी पूजा जा रहा है, उस देश में श्री राम के जीवन का सार बताने वाली रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणियां की जा रही हैं, उसको फाड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। रामचरितमानस की जिन चौपाइयों को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, उसके बारे में आपको बागेश्वर सरकार ने तो बताया ही। उनमें से एक चौपाई जिसके बारे में आज चर्चा नहीं हो पाई कि जे बरनाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूड मुड़ाई हो ही सन्यासी। इस चौपाई का अर्थ जगतगुरु रामभद्राचार्य के मुताबिक क्या है, आज आपको बताता हूं। रामभद्राचार्य जी प्रसिद्ध रामकथा वाचक हैं, चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर हैं। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2 महीने की उम्र से ही उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन उन्होंने 22 भाषाएं जानी हैं, आती हैं उन्हें, और उन्होंने अब तक 80 ग्रंथ लिखे हैं। रामभद्राचार्य को रामचरितमानस कंठस्थ है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुनने की बजाय रामभद्राचार्य जी के अर्थ बता रहे हैं इस चौपाई का, सुनिए। वो कहते हैं कि उत्तरकांड की इस चौपाई में मूल रूप से सन्यास की बात की गई है। इसमें जाति, समुदाय या धर्म की बात ही नहीं। सन्यास का मतलब यह होता है कि भरा पूरा परिवार त्याग कर सन्यास लिया जाए। यही उत्तम सन्यास है, न कि तब सन्यास लिया जाए जब संपत्ति नष्ट हो जाए, पत्नी की मृत्यु हो जाए या वैराग्य उत्पन्न हो जाए, वो अनुचित होगा। उसे सन्यास नहीं कहा जा सकता। वर्ण में नीचे आने वाले, ना ही नीच वर्ण के अक्सर इसी तरह से सन्यास लेते हैं, जो सन्यास लेने का उचित तरीका नहीं। आसान अर्थ यह हुआ कि मजबूरी में सन्यास लेने का क्या फायदा। वैसे सन्यास किसी के लिए वर्जित नहीं है, सभी जाति और धर्मों के लिए सन्यास उत्तम है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई जो इस तरह से सन्यास ले रहा कि पत्नी मर गई तब तुम सन्यास ले रहे हो, उसको बता रहे हैं कि वो नीचा हुआ, वो सही मायने में सन्यास को नहीं ले रहा। एक और चौपाई है जिसका जिक्र करके अक्सर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जाती है कि सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावही संता पूज्य विप्र सील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण। यह चौपाई अरण्य कांड में भगवान राम और कबंध राक्षस के बीच संवाद के रूप में। जगतगुरु रामभद्राचार्य के अनुसार इस चौपाई का अर्थ है, अगर ब्राह्मण का स्वभाव थोड़ा कठोर है तो भी उसकी पूजा करनी चाहिए, और शूद्र जो चिंता से द्रवित हो गया है, असंतुष्ट हो गया है, वो गुणों में प्रवीण हो तो भी उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इसमें यह नहीं लिखा कि ईश्वर प्रेम में प्रवीण शूद्र की पूजा नहीं होनी चाहिए। ईश्वर प्रेम में प्रवीण शूद्र की पूजा तो होती ही है। इसलिए श्री राम ने शबरी के बेर खाए, निषादों को गले से लगाया। यहां शूद्र शब्द वर्णवाचक नहीं है। शूद्र का अर्थ है जो चिंता से अपना संतुलन खो दे, जो असंतुलित हो जाए। उसकी पूजा कैसे की जा सकती है ये बताया।
शूद्र को लेकर इतना हंगामा है, उसका वर्ण से लेना ही देना नहीं है भाई। रामचरितमानस की चौपाई में शूद्र शब्द भी आता है, जिसे लेकर कहा जाता है कि यह पिछड़े वर्ग का अपमान है और उनको प्रताड़ित करने की बात कही जा रही है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शूद्र शब्द के बारे में क्या कहा है, आपको सुनना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक हु वर शूद्रास में लिखा है कि आज के कथित शूद्रों का वैदिक काल के शूद्रों से कोई लेना देना नहीं था। भीमराव अंबेडकर ने इसकी व्याख्या में यह कहा था कि वैदिक काल में शूद्र उस व्यक्ति को कहते थे जो एक निश्चित जाति या व्यवसाय से जुड़े हैं, लेकिन आज के हिंदू समाज में शूद्र शब्द किसी का नाम नहीं है, बल्कि एक विशेषण है जो कि उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि निम्न और असभ्य माने जाते हैं। लेकिन माहौल बना दिया गया, एजेंडा चल रहा है, और क्यों चल रहा है उसके लिए जो बातें वो आपके सामने। लेकिन जब एजेंडे की ही बात कर रहा हूं तो पाठशाला में अब एक और एजेंडे और दुष्प्रचार को ध्वस्त करने वाली क्लास। इसमें LIC का चैप्टर, जिसमें बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं। हम आपको बताएंगे कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर गिरने से LIC का पैसा डूबने का सच क्या है और LIC में लगा आपका पैसा कितना सुरक्षित है। बीते कुछ दिनों से हर जगह पर अडानी ग्रुप की बहुत चर्चा हो रही है। अमेरिका की एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप के बीच सवाल जवाब, आरोप, चुनौतियों का दौर चल रहा है। कुछ दिन पहले अडानी ग्रुप के बारे में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके बाद अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर्स को काफी नुकसान हुआ। कंपनी वहीं की वहीं है, लेकिन चूंकि आरोप लगे तो कंपनियों का शेयर गिर गया। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में LIC का भी पैसा लगा है और अब इस पैसे को लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही। डर का माहौल बनाया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने सो कॉल्ड दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए आपके LIC का जो पैसा था वो अडानी की कंपनियों में लगवा दिया। अब वो शेयर गिर गए, गया आपका पैसा, डूब गया आपका पैसा। पैसा डूबने का खतरा बताने वाला नैरेटिव चल रहा है, लेकिन सच्चाई आज हम आपको बताएंगे पाठशाला। LIC की रकम करोड़ों भारतीयों की मेहनत की रकम है। भारत में LIC कोई छोटी मोटी बात नहीं है और LIC के मुताबिक अब तक उसने अडानी ग्रुप की कंपनियों में 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लगाई है। लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि LIC ने पूरा पैसा जैसे अपने अडानी ग्रुप में लगा दिया और कहा जा रहा है कि LIC के पैसा भी डूब गया क्योंकि अडानी ग्रुप के शेयर नीचे आ गए। सच्चाई क्या है बॉस, पहले यह सुनिए कि LIC की कितनी रकम मार्केट में इन्वेस्टेड है और फिर कंपेयर कीजिए कि अडानी ग्रुप में क्या लगी। LIC के कुल निवेश की वैल्यू क्या है? LIC का कुल निवेश जो उसने मार्केट में लगा रखा है, पैसा निवेश कर रखा है। भाई LIC आपसे प्रीमियम लेती है, फिर उसके बदले आपको ज्यादा पैसा देती है। हवा से थोड़ी देगी, चमत्कार थोड़ी करेगी कि ऐसे घुमाया और आपको ज्यादा पैसा दे दिया। वो आपके पैसे को निवेश करती है। तो जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो है 41,66,000 करोड़ के, यानी करीब 42 लाख करोड़ रुपया LIC ने निवेश कर रखा और उस 42 लाख करोड़ में से मात्र 36,000 करोड़ रुपया किसमें लगा है? अडानी ग्रुप के शेयर। यानी अडानी ग्रुप की कंपनियों के जो शेयर्स पिछले कुछ सालों में LIC ने खरीदे हैं, उसमें शेयर कितने के खरीदे भैया? कुल निवेश 36,474 करोड़। अब इसमें शेयर जो खरीदे अडानी ग्रुप के, उसकी वैल्यू कितनी है? 30,127 करोड़, क्योंकि उसमें डेट वगैरह भी होता है जिसमें निवेश किया जाता है या डेट दिया जाता है। तो टोटल मिला के 36,000 करोड़ है। शेयर कितना का खरीदा है LIC ने अडानी ग्रुप का? 30,127 करोड़ का। और 27 जनवरी को मार्केट वैल्यू के हिसाब से इसकी कीमत अभी कितनी है? 56,142 करोड़ रुपए। तो यानी अडानी ग्रुप के शेयर गिरने के बावजूद LIC ने जो आपका पैसा अडानी ग्रुप के शेयर को खरीदने में लगाया हुआ है, वो अभी भी करीब 26,000 करोड़ के प्रॉफिट में, 26,000 करोड़ का प्रॉफिट है। अब आप बताइए, अभी भी आपका पैसा प्रॉफिट में है बॉस। तो जो लोग कह रहे हैं आपका पैसा डूब गया, उनको बताइए
कि एक तो पैसा मात्र 1% लगा है अडानी ग्रुप में और दूसरा जो लगा है वो भी प्रॉफिट में। हां, प्रॉफिट कम हुआ है लेकिन है प्रॉफिट में अडानी, और दोगुने प्रॉफिट में लगभग। अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट क्या आई, ऐसा माहौल बना दिया गया कि एलआईसी का सारा पैसा वहीं लग गया है। ऐसा माहौल बना दिया गया कि एलआईसी सिर्फ अडानी की कंपनियों में ही पैसा लगा रहा है और सब नरेंद्र मोदी के कहने पर लगा रहा है। अभी नरेंद्र मोदी के कहने पे क्या हुआ और मनमोहन सिंह के कहने पे क्या होता था वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि एलआईसी की रकम पूरे मार्केट में अलग अलग जगहों पर लगी हुई है, सिर्फ अडानी में नहीं लगी है बॉस। केंद्र सरकार के बॉन्ड्स जो होते हैं, यानी सरकारी कंपनियों में निवेश, एलआईसी अपने पैसे का मान लीजिए 100 रुपया निवेश करती है तो उसमें से 37.45% सरकारी बॉन्ड्स में लगा रखा है, करीब 38 रुपया। इक्विटी मार्केट यानी शेयर मार्केट में 24.77% पैसा लगा रखा है, जहां अभी भूचाल आया है, और वो भी अडानी में तो मात्र 1% है, बाकी कंपनियों में भी लगा रखा है और वो भी सरकारी निवेश से कम है। राज्य सरकार के बॉन्ड्स में 24.62% लगा रखा है। लोन, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ में 13% लगा रखा है। यह आंकड़ा 30 सितंबर 2021 तक का है। यानी एलआईसी अपने कुल इन्वेस्टमेंट का करीब 1/4 ही सीधे शेयर में निवेश करता है, बाकी पैसा दूसरी जगह लगाता है और उसमें ज्यादातर सरकारी निवेश है, सरकारी कंपनियों में, सरकारी बॉन्ड में। शेयर मार्केट में एलआईसी के निवेश का आंकड़ा यह है कि शेयर मार्केट में अगर आप देखेंगे एलआईसी का निवेश, जो आपको बता रहा हूं, एलआईसी का निवेश, तो शेयर मार्केट में जो कुल शेयर है, कुल शेयर का मात्र 4% किसके पास है? एलआईसी के पास, कुल शेयर का। और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? इसकी मार्केट वैल्यू करीब बैठती है आज की डेट में 10 लाख करोड़ से प्लस। और एलआईसी ने कितना टोटल निवेश किया है? 40 लाख करोड़ से ऊपर, तो 25% मात्र शेयर में लगाया है। और उस 10 लाख करोड़ जो शेयर में नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो कम से कम पब्लिक को तो बख्श दो, कुछ नया ले आओ यार, कुछ नया ले आओ। पब्लिक को क्यों पैनिक में डाल रहे हो? एलआईसी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार में एलआईसी की बड़ी रकम प्राइवेट सेक्टर में लगा दी गई। अब यह भी सुनिए, अब एक बार में सब सुन के जाइए। एलआईसी का निवेश फिर से सुनिए, इतनी डिटेल दूंगा कि अगले बार आपको कोई जो है घुमाएगा फिराएगा तो उसको बोलिएगा मैं पाठशाला देखता हूं बॉस, मेरे सामने ये सब फालतू की बात ना करना। 2014 में जो एलआईसी का निवेश था प्राइवेट सेक्टर में कितना था? और ये 2014 मार्च को बता रहा हूं, तब मनमोहन सिंह की सरकार थी। प्राइवेट सेक्टर और ये है सरकारी सेक्टर, ठीक है। 2014 में प्राइवेट सेक्टर में एलआईसी ने अपना 21% पैसा लगा रखा था और पब्लिक सेक्टर में 79% निवेश कर रखा था। एलआईसी के पास मान लीजिए 100 रुपया था तो वो 79 रुपया लगा रही थी सरकारी सेक्टर में और 21 रुपया लगा रही थी प्राइवेट शेयर वगैरह वगैरह चीजों में। तो आपको क्या कहा गया कि नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने सूट बूट वालों में इन्वेस्ट करा दिया, अडानी की कंपनियों में एलआईसी का पैसा लगवा दिया, तो ये क्या हुआ? ये 21% से बढ़ना चाहिए था। 2019 का आंकड़ा सुनिए, प्राइवेट और सरकारी, प्राइवेट सेक्टर में एलआईसी के पैसे का निवेश घटकर 15% हो गया। कहां मनमोहन सिंह के वक्त 21% था, कहां मोदी सरकार में घट के 15% हो गया। और पब्लिक सेक्टर में निवेश जो है वो बढ़कर 85% हो गया। तो जिन नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया जाता है कि वो सूट बूट वालों में निवेश करा रहे हैं एलआईसी का, आपका पैसा, उनके समय में प्राइवेट सेक्टर में पैसा घट गया, एलआईसी नहीं लगा रही, सरकारी में लगा रही है। और मनमोहन सिंह के वक्त ज्यादा पैसा लगा रही थी प्राइवेट सेक्टर में। आप बताइए। लेकिन माहौल बनाया जाता है और लोग फैक्ट पे तो बात करते नहीं। किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं कि हमारी तरह बैठ के रिसर्च करें, निकालें, जो लोग पैनिक में आ रहे हैं उनका पैनिक कम करें। और ये सब आरबीआई का आंकड़ा है। अगर कुल निवेश की वैल्यू देखी जाए तो एलआईसी ने पब्लिक सेक्टर में निवेश करीब करीब दोगुना बढ़ा दिया है मोदी सरकार। 2014 में निवेश जो सरकारी सेक्टर में हो रहा था, एलआईसी अपने पैसे का करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपया लगा रही थी
सरकारी बॉन्ड्स में, सरकारी सेक्टर में। 2019 में यह बढ़कर 22 लाख करोड़ के पार चला गया, यानी 90% का जंप आ गया सरकारी चीजों में निवेश में, एलआईसी के पैसे नरेंद्र मोदी के 5 साल में। और कहते हैं बताइए वहां तो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में पैसा लगा। और अगर प्राइवेट सेक्टर में एलआईसी के निवेश को देखिए तो 2014 में निवेश 3 लाख करोड़ के ऊपर था, 2019 में यह बढ़ा भी तो 4 लाख करोड़ पे गया, यानी 5 साल में प्राइवेट सेक्टर में निवेश बढ़ा भी तो 25% बढ़ा, लेकिन ओवरऑल जो निवेश था उसमें प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी घट गई। अब आपको बताता हूं कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में एलआईसी ने कहां कहां पैसा लगाया और उन कंपनियों के शेयर्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा, और क्या एलआईसी को इससे कोई नुकसान हुआ। क्योंकि एलआईसी ने अडानी ग्रुप के शेयर में जो 1% पैसा लगा रखा, वो भी 1% इसलिए नहीं लगाया है कि किसी ने फोन करके कह दिया पुराने जमाने की तरह लगा दो भैया। कीमत जनवरी 2021 में कितनी थी? इसकी कीमत थी 360 रुपए का एक शेयर था अडानी टोटल गैस का, और 30 जनवरी 2023 को यानी आज की डेट में इसके एक शेयर की कीमत कितनी है बॉस, आपको पता है? 2342 रुपया। तो 360 रुपया का शेयर बढ़कर 2342 रुपया हो गया। एलआईसी को कहना चाहिए कि बॉस तुमने कमाल का इन्वेस्टमेंट किया। तो यहां माहौल यह बना रहे हो कि एलआईसी ने इसलिए पैसा लगा दिया क्योंकि वो कंपनी जो है वो नरेंद्र मोदी के सो कॉल्ड दोस्त की थी। ऐसे ही आप देखिए अडानी पोर्ट, एक और कंपनी, इसमें एलआईसी की हिस्सेदारी कितनी है? 9.14%, और इसके शेयर की कीमत मार्च 2020 में 256 रुपए थी 2020 में, और आज की डेट में इसकी कीमत कितनी है आपको पता है? 600 रुपया। 600 रुपया। और आप कह रहे हो कि जिनके कंपनियों के शेयर रॉकेट बने हुए हैं उसमें पैसा मत लगाओ, क्योंकि किसी नेता को यह सूट करता है कि वो बता दे कि अडानी जो है वो फलाने के दोस्त है। 2-2 गुना 4-4 गुना रकम बढ़ रही है। क्या करे एलआईसी? पॉकेट में पैसा रख के बैठे ही रहे कि नहीं ना यार, ये किसी दिन कोई नेता खड़ा होकर कह देगा अडानी जी मोदी जी के दोस्त हैं, तो क्या करें? ऐसे ही एक है अडानी इंटरप्राइजेस। अडानी इंटरप्राइजेस, इसके अंदर एलआईसी का हिस्सा कितना है? 4.23%, और इसके शेयर की कीमत मार्च 2020 में 128 रुपया थी, मार्च 2020 में 2020 में, और आज की डेट में इसके शेयर की कीमत कितनी है आपको पता है? 2870 रुपया। रॉकेट बना हुआ है बॉस। आप खुद सोचिए, आपके पास पैसा होता तो नहीं लगाते। ऐसे ही अडानी ट्रांसमिशन 3%, 3.65% का एलआईसी का उसमें इन्वेस्टमेंट है। 195 रुपया का 2020 का शेयर आज 1707 रुपए का है। क्या करते हो? बोलने के पहले, मुंह खोलने के पहले कम से कम रिसर्च तो कर लो। एलआईसी ने आज अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश को लेकर बयान भी जारी किया। इस देश में यह तमाशा हो गया है, हर चीज को जो है वो बयान जारी करके सफाई देनी पड़ती, क्योंकि कुछ लोग जो है वो कुछ भी बोल के फेंक के चले जाएंगे। अब आप बयान जारी करके लोगों को समझाते रहिए। एलआईसी ने आज कहा कि जितनी भी रकम निवेश की गई है वो लंबे वक्त से की जा रही है, आज नहीं है कि 2014 के बाद हो गया। 2014 के पहले भी अडानी कंपनियों के शेयर में अडानी की कंपनियों के में शेयर जो है वो खरीदे गए थे। एलआईसी के पास जो अडानी समूह की डेट सिक्योरिटीज हैं उसकी क्रेडिट रेटिंग ए है, AA है, AA या उससे ऊपर है, और निवेश IRDA के निर्धारक मानक के हिसाब से की गई। एलआईसी 66 साल पुरानी संस्था है और वो निवेश के लिए निर्धारित गाइडलाइंस और रेगुलेशन का ध्यान रखती है। एलआईसी किसी भी कंपनी में निवेश लंबी अवधि के लिए करती है और कठिन जांच पड़ताल के बाद ही निवेश करती है। यह एलआईसी ने बयान जारी किया आज। आपको मैंने दिखाया कि एलआईसी ने अडानी के जिन शेयरों में निवेश किया उसका रिटर्न 2 गुने से लेकर 8 गुने तक हो गया, वो भी 2 से 3 साल में। लेकिन एक नेहरू जी का भी जमाना था। एलआईसी ने निवेश का, इन्वेस्टमेंट का ऐसा घोटाला हुआ कि तब के वित्त मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा था। इसकी हिस्ट्री भी सुन लीजिए। उसने हरिदास मुंदड़ा को दोषी माना। तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी पर भी केस चलाने की बात कही गई, जिसके बाद नेहरू को अपने वित्त मंत्री से इस्तीफा मांगना पड़ा। यह था एलआईसी में घोटाले का दौर, और आज है एलआईसी का वो दौर जहां पब्लिक सेक्टर में निवेश बढ़ा है,
प्राइवेट सेक्टर में निवेश का क्या हाल है आपको बताया, और ये याद रखिए कि अडानी के शेयर में 1% से भी कम का निवेश कर रखा है LIC, और वो भी निवेश प्रॉफिट में है। तो जो लोग आपको टेंशन दे रहे हैं, आपको बीपी की दवा खाने पर मजबूर कर रहे हैं, उनसे बचिए। फैक्ट्स पर बात कीजिए, और फैक्ट्स के लिए पाठशाला, और कोई जगह नहीं। पाठशाला में अब पाकिस्तान का चैप्टर। मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि आटे के लिए तरसने वाले पाकिस्तान पर महंगाई का एटम बम फूटने वाला है, और वही हो गया। पेट्रोल और डीजल के दाम एक झटके में 35 रुपए बढ़ गए। पेट्रोल पाकिस्तान में 215 रुपए लीटर था, 250 का हो गया है। डीजल 228 रुपए का था, वो 263 रुपए लीटर हो गया। और मैंने आपको कहा था ना, ये 300 के पार जाएगा, वो भी होगा, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अभी तो पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ेंगे, और मिड फरवरी तक यानी अगले 15 दिन में ही पाकिस्तान में पेट्रोल 309 रुपए लीटर होगा और डीजल 341 रुपए तक जाएगा। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने भी कहा है कि अभी जो रेट बढ़ाए गए हैं वो तो बहुत मिनिमम है, यानी कम बढ़ाया है। 35 रुपया बढ़ा दिया और कह रहे हैं कि कम बढ़ाया है, यानी आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों का और तेल निकलने वाला है। पाकिस्तान ने पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए बढ़ाए क्योंकि IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच रही है। IMF से पाकिस्तान को मिलने वाला लोन रुका हुआ है, और इस रुके हुए लोन को लेने के लिए पाकिस्तान IMF को खुश करने में जुटा है। IMF ने पाकिस्तान से कहा था कि अपनी करेंसी पर प्राइस कैप हटाओ। पाकिस्तान ने प्राइस कैप हटा दिया। अब पाकिस्तानी रुपया 33 रुपए गिर गया, 260 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गया। IMF ने पाकिस्तान से कहा था तेल, बिजली, गैस पर सब्सिडी कम करो। पाकिस्तान ने पेट्रोल डीजल पर जो सब्सिडी हटाई तो 35 रुपए महंगा हो गया। केरोसिन 18 रुपए महंगा हो गया। बिजली और गैस भी महंगी करने वाले हैं। IMF से लोन के लिए पाकिस्तान अपनी पब्लिक पर 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स लगाने के लिए तैयार है। इससे पाकिस्तान में महंगाई दर 25% से बढ़कर 35% हो जाएगी। पाकिस्तान को दिवालिया होने से IMF ही बचा सकता है, इसलिए पाकिस्तान की सरकार अब कुछ भी करने को तैयार। उसको लग रहा है कम से कम यहां से पहले IMF से पैसा ले लो, बाद में देखेंगे कि सब्सिडी देनी है नहीं देनी। वो पैसा ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे, फिर तो वैसे भी बर्बाद होंगे। पाकिस्तान का हाल यह है कि अब वहां आटा लोगों की हैसियत से बाहर की चीज। आटा तक, मतलब क्या कहते हैं, गरीब आदमी को क्या बोलते हैं, नमक रोटी खा लेगा। अरे भैया, नमक रोटी भी कैसे खाएगा, रोटी के लिए भी तो आटा लगता है। वो भी इतना महंगा है कि लोगों की हैसियत से बाहर की चीज हो रहा है। पेट्रोल लोगों की हैसियत से बाहर की चीज हो रहा है। प्याज लोगों की हैसियत से बाहर की चीज हो गई। भारत में प्याज 20 रुपए किलो मिल रहा है, पाकिस्तान में प्याज 320 रुपए किलो का बिक रहा है। 320। और ये वो भाई लोग हैं जो बिरयानी से नीचे बात ही नहीं करते। प्याज बिना डाले बिरयानी कैसे बनेगी? ये दाल में भी गोश्त खाते हैं, बिना प्याज के गोश्त कैसे बनेगा? ये हाल है। पाकिस्तान अपनी नीतियों और गलतियों की वजह से पाई पाई का मोहताज है, और इसलिए दुनिया भर के देशों के सामने हाथ फैलाकर पैसा मांग रहा है। पाकिस्तान खुद अब तक इस लायक नहीं बन पाया कि वो अपने देश का खर्चा उठा सके। और ये कोई नई बात नहीं है कि वो कर्जा मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, क्योंकि 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान का दुनिया से पैसे मांगने का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। आज आपको उस 75 करोड़ का हिसाब भी बता देता हूं जो बंटवारे के समय भारत ने पाकिस्तान को दिए थे। ये बंटवारे से ही भाई पैसा ले रहा है। बंटवारे के समय भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि भारत पाकिस्तान को चल और अचल संपत्ति देगा। उस समय भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के पास 400 करोड़ रुपए थे, जिनमें से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान के लिए तय हुए। 75 करोड़ में से 20 करोड़ रुपए विभाजन के समय ही दे दिए गए, और बाकी के 55 करोड़ रुपए यह फैसला हुआ कि पाकिस्तान की जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे बाकी पैसा दे देंगे। यह भी तय हुआ कि RBI ही अक्टूबर 1948 तक दोनों देशों के राष्ट्रीय बैंक के रूप में काम करता रहेगा। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की फौज ने कबायली भेष में कश्मीर पर हमला कर दिया। इसलिए 7 जनवरी 1948 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि पाकिस्तान को बाकी के 55 करोड़ रुपए नहीं दिए जाएं। तुम हमला कर रहे हो, तुमको पैसा देंगे। हालांकि बंटवारे के समय बहुत से जानकारों ने आगाह किया था कि पाकिस्तान बंटवारे की रकम का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही करेगा, हथियार खरीदेगा ताकि भारत पर हमला कर सके। और हुआ भी वही, वो कश्मीर में कबायलियों को भेजने लगा। तो यहां कहा गया कि नहीं, अब इसको बाकी का पैसा देने का क्या मतलब, ये फिर अब वही तमाशा करेगा। लेकिन भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए तय किया कि जब पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने का वादा किया तो वादा निभाएंगे। कैसे हुआ ये? 15 जनवरी को फिर से कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने का फैसला हुआ। लेकिन पाकिस्तान तो आदत से मजबूर था, उसने हमेशा पैसा
वो पैसा भारत के खिलाफ आतंकवाद और अपने यहां भ्रष्टाचार के लिए इस्तेमाल किया। इस पैसे से पाकिस्तान के नेता, अधिकारी और सेना के अफसर अमीर होते चले गए और पाकिस्तान गरीब होता चला गया। पाकिस्तान के बहुत से नेताओं और सेना के अफसरों के ब्रिटेन और दुबई में बड़े बड़े बंगले हैं। सरकार और सेना से रिटायर होने के बाद वो लोग वहीं आराम से रहते हैं और पाकिस्तान के लोग एक मुट्ठी आटे के लिए सड़कों पर मरने मारने के लिए तैयार हैं। यह है पाकिस्तान की मौजूदा हालत। और कुछ लोग, भारत जो विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, दुनिया कह रही है कि आगे बढ़ रहा है, उसमें LIC में आपका पैसा डुबा दिया, बताइए, यह माहौल बना रहा है। तो थोड़ा बचिए ऐसे लोगों से। और पाठशाला देखने से क्या बचना। 8:50 पे कल मिलेंगे फिर।